हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इससे पहले मैंने पालमपुर के दोनों पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों पार्ट मिलेंगे, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा तो और अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएगा कि पालमपुर में आखिर क्या कहानी थी पालमपुर की। ये क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 है इकोनॉमिक्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर अभी तक हमने सब कुछ अपना पढ़ा था, कैसे कैसे ज़मीनों के बारे में डिस्कशन हुआ था, पूरा लैंड हमारे कैसे लैंड सस्टेन करेंगे या नहीं कर पाएगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, कैसे हमारी ज़मीन एक फिक्स रिसोर्स है, उससे हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, और हमने वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे, कैसे एक फिक्स रिसोर्स से हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पालमपुर में। ये पालमपुर की ही बात नहीं हो रही, बेसिकली इट इज़ एग्जाम्पल, बात हो रही पूरे देश की कि क्या ऐसा वाकई में है कि भैया सभी जगह लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है। देखो, अब पहली कहानी पढ़ते हैं। नॉट ऑल द पीपुल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक, सामने आ गई सच्चाई। 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। भैया 150 फैमिलियां साफ साफ दिख रही हैं जो दलित हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है। अब बताओ वो क्या करेंगे। ठीक है, तो पालमपुर में बताया जा रहा है कितनी फैमिलीज थी, टोटल 450 फैमिलीज थी, जिसमें 1/3 मतलब 150 फैमिलीज के पास कोई ज़मीन ही नहीं है। ठीक है, और जो रिमेनिंग फैमिलीज हैं उसमें 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट हैं लैंड के, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं 2 हेक्टेयर से कम के इन साइज। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। तो भैया उन पे जो कल्टीवेशन होता है तो उनमें हमें अच्छी फसल नहीं मिल पाती फार्मर की फैमिली को। अब देखो, ये अगर आपको ज़मीन के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखना कि ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो, ये कितने बड़े बड़े फार्म हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पे आराम से ग्रोथ हो रही। तो ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये देखो, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। आप देख रहे हो इतनी सी जगह में कितने टुकड़े हैं, लगभग 20 फैमिलियाँ यहाँ पे क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रही हैं। और यहाँ पे इतने बड़े फार्म हाउस पे एक फैमिली प्रैक्टिस कर रही है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है कि भैया ये तो 10 हेक्टेयर वाले हो गए, ये 2 हेक्टेयर वाले हो गए, और दलित पे वास्तव कोई ज़मीन ही नहीं है। तो ये कहानी ख़राब है कि कैसे, अब यहाँ पे आप कैसे बोलोगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं है ना। क्योंकि आप देखो, ये बड़े बड़े किसान हैं, आप देखो इनकी ज़मीनें देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब बड़े बड़े ज़मींदार हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ बेचारे छोटे छोटे हैं, ये देखो आप इनके पास, या आप यहाँ भी देख लो, ये देखो छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास कहाँ से, आप कैसे कहोगे ज़मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पालमपुर की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही, देश में भी ऐसी समस्या है। ठीक है, तो कल्टीवेबल लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, जैसा आपको दिख रहा है। ऐसी इसमें कहानी भी बताई गई है गोबिंद सन्स की। गोबिंद का जो बेटा है, उनके 3 बच्चे हैं, एक गाय है, भैंस है, जो भी है। तो वो बच्चे, फादर मर जाते हैं तो क्या होता है कि ज़मीन के 3 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो लोग बहुत अच्छे से मैकेनाइज्ड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतना आउटपुट पैदा नहीं कर पा रहे थे जितना इस समय मिल रहा था। अब तो ज़मीन के बंटवारे हो गए, अब इनके 3 बच्चों में 3 बंटवारे, अब कल को उनके ही बच्चे होंगे तो यहाँ भी बंटवारे। तो ये छोटे ब्लॉक होते चले जाएंगे। जब ये छोटे ब्लॉक होते चले जाएंगे तो इस पर भैया जो फसल है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और जितना हमें फसल इससे मिल रही है उतनी हमें उन टुकड़ों से नहीं मिलेगी। समझो मेरी बात को। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, छोटे छोटे फार्म्स में कहीं कहीं ज़मीन बेकार हो जाती है, कभी कभी यहाँ पे मिट्टी ढह गई, कोई भी दिक्कत हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई इस पूरे टुकड़े में ज़मीन फसल बहुत अच्छी हुई और इस पूरे टुकड़े में फसल हुई नहीं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो कैसे अगर ज़मीन का बंटवारा होगा, फिर ज़मीन और हिस्सों में टूटती चली जाएगी, तो फिर कैसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ज़मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप देखो ना, ये बड़े बड़े किसान, ये छोटे छोटे किसान, तो कहाँ ज़मीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है,
तो ये यहाँ समझ में आया आपको। अब देखो पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसी हैं, पालमपुर में 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, ये आपको दिख रही है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ऑफ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर, कुछ तो ऐसे इनके पास 10-10 हेक्टेयर की ज़मीन है। आप समझ रहे हो, ये वाले जो थे ये 10-10 हेक्टेयर वाले हो गए, ये 2-2 हेक्टेयर वाले हो गए, ये और कम वाले हो गए। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक, अब आप ये ग्राफ देख रहे हो तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स का ग्राफ है। ठीक, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे जो कल्टीवेटेड एरिया है ये रहा, ठीक है, और ये तो 20% फार्मर्स, ठीक है, जो आपके 20% जो आपके मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो बेसिकली 64% कल्टीवेटेड एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 20% लोगों के पास तो 64% है, ठीक है, और रेस्ट 80% के पास कितनी है, सिर्फ 36% है। आ रही बात समझ में। अब आगे चलते हैं, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब भैया लैंड का फैक्टर तो खत्म हो गया, जैसा हमने पूरा पीछे देख लिया कि लैंड एक फिक्स रिसोर्स है, उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्या हम मिक्स क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर हम आगे हमने देखा अभी की लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद हम देखते हैं कि लेबर कहाँ से आएगी। लेबर क्या है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी लेबर हूँ, ऐसा नहीं जो खेत में काम कर रहा है वही लेबर है, हम सब इस समय लेबर हैं क्योंकि हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो जो भी काम करता है वो एक लेबर है, ठीक है। तो फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ वर्क। पता ही भाई खेती बाड़ी के लिए हमें काम चाहिए। जो छोटे छोटे किसान थे ना, स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, वो अपने ही फार्म हाउसेस पे काम करते थे। दस दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो भैया उन्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ता था, वो अपने ही ज़मीन पर काम करते थे, ठीक है। दस दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो भैया वो अपने ही काम करते थे, उन्हें किसी लेबर की ज़रूरत नहीं थी। जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, वो क्या करते थे, फार्म लेबरर्स को हायर करते थे टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब फार्म लेबरर्स कौन थे, फार्म लेबरर्स वो लोग थे जिनके पास भैया ज़मीन ही नहीं थी, और थी भी तो बहुत ना के बराबर ज़मीन थी, जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो फार्म लेबरर्स समझ में आया। तो फार्म लेबरर्स को अगर हम रिलेट कर दें इंडस्ट्रीज से तो कोई बुराई है कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, अगर उनके पास बहुत कुछ होता तो वो नहीं करते। तो यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली ही बात आ रही है कि लेबर, यहाँ खेत को समझ लो आप इंडस्ट्री और लेबर समझ लो इंसान। तो भाई जिनकी इंडस्ट्रियाँ हैं जो बड़े बड़े, वो छोटे छोटे लेबर्स को हायर करते हैं। रिलेट करो, इकोनॉमिक्स सही है। फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। क्या जो इंडस्ट्रियों में प्रोडक्शन होता है उस पर आपका अधिकार है? नहीं है। ऐसी भैया आप जहाँ काम करते हो आपको उसकी चीज़ पर अधिकार थोड़ना है, वो आपको पैसे दे रहा है, आप काम कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो पालमपुर में जो बताया जा रहा है ये आप आज की इंडस्ट्री से रिलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया, अब देखो कुछ लोगों की क्या होती है, यहाँ ऐसे रिलेट कर लो कि छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, छोटे छोटी इंडस्ट्रियों में लोग अपने आप ही, कुछ लोग छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उसमें खुद ही काम करते हैं, चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब देखो जैसे ये कहानी बताई जा रही है इसमें दाला एंड रकमली की, रामकली एंड दाना की। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये कहता है कि भैया आजकल के दिनों में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, अब काम मिलता भी तो बहुत कम दिनों के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को बोलती है कि जो घनश्याम है वो अभी बहुत बड़ा बड़ा हार्वेस्टर लेके आया है। जब वो हार्वेस्टर लेके आया तो अब तो और काम नहीं मिलेगा। तो पहले क्या होता था, बुआई के लिए, आपकी गेहूँ काटने के लिए, बीज लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो नहीं पड़ती। अब क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि अब सब जगह मकनाइज चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। तो इस वजह से पहले क्या होता था भाई, गेहूँ का चारा लगता था उस पर तांगे पे, फिर जाता था, वो अब नहीं जाता है क्योंकि भाई ट्रैक्टर ले जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अब वो कह रहा है देखो प्लोइंग है, हार्वेस्टिंग है, इवन देन वीडी साइड्स के लिए, वीडी साइड्स है, वो भी अब क्या हो रहा है, मशीनों से हो रहा है, ठीक है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर, उसने 2000 रुपये उधार ले रखे हैं, एंड आई हैड टेकन ₹1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वॉज अवेलेबल। अब मैं कैसे पैसा चुकाऊंगा अपना? दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग इन रायगंज। तो वो कहती कोई बात नहीं, मैं पास के गाँव में जाके रायगंज के ईंट के भट्टे में काम कर लूँगी, और क्या करूँ बताओ।
अब भाई देना तो पड़ेगा ही, जो पैसा वैसा हम लोगों ने उधारी पे लिया है वो देना तो पड़ेगा ही। तो दाला एंड रामकली की इस कहानी को ये बताया जा रहा है कि कैसे लेबर की तरह बेचारे काम करते हैं और इतना सारा लोन ले रखा है बड़े बड़े मनी लेंडर से, जो इनफॉर्मल सोर्स है क्रेडिट का, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल सोर्स है, ये कैसे चुकाएंगे, ये भी तो बात आ रही ना। क्योंकि देखो जो लेबर है वो तो बेचारी काम कर रही है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के यहाँ छोटे छोटे लेबर्स काम कर रहे हैं, वही सीधी सीधी बात है। अब उन्हें क्या मिल रहा है भैया, पैसा मिल रहा है, वेजेस मिलती हैं, और वेजेस क्या तो कैश में मिल जाएंगी या फसल दे देते हैं, और लेबरर्स को कभी कभी खाना भी मिलता है। फिर इसे इंडस्ट्रियों से रिलेट कर दो, आप जाते हो जॉब पे, आपको सैलरी मिलती है, आपको कभी कभी ऑफिस में चाय नाश्ता भी मिल जाता है, ठीक है, ऐसे ही इनका हिसाब है। वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, अब कहीं कहीं वेजेस ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, क्रॉप अगर जो होसी होगी उस हिसाब से मिलेगा। वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर फार्म एक्टिविटी, जैसे कि आज हमने खेतों में बीजों की बुआई करी, सोइंग करा है, ठीक है भाई, तो आज के लिए वेजेस आज कम काम है, आज इतनी वेजेस, कल आप आओगे, कल हो सकता है आज हमें फसल लगानी हो बीज से या काटनी हो तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर आपको लोड करा के गोदामों तक ले जानी तो और पैसा मिलेगा। तो एक्टिविटी टू एक्टिविटी भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। ए फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग फॉर द होल ईयर। या तो क्या होगा, फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस, या तो डेली बेसिस पे मिलेगा, या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे मिलेगा, या कभी कभी पूरे साल के लिए भी काम मिल जाता है, ठीक है। अब कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ी फार्मिंग में, ठीक है, कैपिटल कहाँ से आएगी, कैपिटल की एक कहानी बहुत अजीब है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसे की बात ये करी गई, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो भी गरीब किसान है, उसे तो भैया उधार ही लेना पड़ेगा। उधार लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा, किसी भी मनी लेंडर से लो। जैसे इसमें कहानी दी गई है कि तेजपाल सिंह से एक लड़की ने उधार लिया है अपना कर्जा वगैरह चुकाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा उससे क्या कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो इस टाइप की कहानियाँ बताई गई हैं कि अब गांव में क्या होता है, बेसिकली इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ज़्यादा होता है। इनफॉर्मल सोर्स मतलब जमींदार के पास गए, अपना सामान रखवाया, उससे पैसा ले आए, अब वो बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वहाँ सच लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। लेकिन दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको, तेजपाल सिंह की कहानी आपको दिख रही होगी आगे, तो उसमें एक कहानी दे रखी है कि एक लड़की होती है, वो तेजपाल सिंह से उधार लेती है कि भाई मैं तुम्हें अच्छे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा चुका दूंगी, ठीक है, जो पुरानी पिक्चरों में भी दिखाते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स, जो बड़े किसान हैं उनकी तो अपनी सेविंग्स होती हैं, और सेविंग्स होती हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उन्हें पैसे की जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से लेंगे, तो वो कहाँ से लेंगे, वो मनी लेंडर से लेंगे। मनी लेंडर कौन है आपके, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, जिन्हें हम जमींदार बोलते हैं, जिन पे आरबीआई का परव्यू नहीं होता भैया, वो अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। अब आ रहा है कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सरप्लस का यहाँ क्या मतलब है, सरप्लस मतलब होता है जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया। जैसे मैंने एक फसल उगाई, फसल उगाने के बाद मुझे चाहिए भैया 20 कुंटल, 20 कुंटल के बाद मान लो फसल होगी 80 कुंटल, तो भैया 60 कुंटल सरप्लस है, इसे ले जाके बेच दो, दैट इज सरप्लस, एक्स्ट्रा। सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस, भैया जो छोटे किसान हैं, मुझ जैसे गरीब लोग हैं, उन पर कहाँ से सरप्लस होगा, उनको अपने खाने को नहीं मिलता, तो वो सरप्लस कहाँ से लाएंगे, बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस इज सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड। सही बात है, जो छोटे किसान हैं उनके पास कहाँ से आएगा, वो तो भैया अपने लिए रखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो बड़े बड़े किसान जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं वीट मार्केट को, मतलब एक्स्ट्रा जो सरप्लस है। लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। जैसे हमने भी देखा था कि भैया कहाँ से मिलेगी कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ से मिलेगी, जब वो सेविंग करेंगे। सेविंग कैसे होगी, जब सरप्लस प्रोडक्ट वो बेचेंगे, और सरप्लस प्रोडक्ट बिकेगा, प्रॉफिट होगा, उसे हम बचा के रखेंगे। और इवन देन ज़मीन तो छोड़ो, कुछ फार्मर्स क्या होते हैं, जानवर ले लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, और शॉप वॉप दुकानें तक खोल लेते हैं। कुछ की तो इतनी कमाई आती है, और कुछ की इतनी कमाई होती है कि वो बेचारे अपने घर में ही खा लें, वो ही बहुत है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि लैंड, लेबर और कैपिटल का यहाँ तक हमने देखा कैसे यूटिलाइजेशन होता है, कैसे हम उन्हें यूटिलाइज करें, कि लेबर क्या है, कैसे लेबर काम करती है, कैपिटल का सोर्स क्या होता है,
फिजिकल कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अब तक देख ली हैं। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू क्लास।